नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मिशन एमपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी को सौगात दी है। 5 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ यहां किया गया है। कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अलग अलग रूटों पर यह ट्रेन चलेगी और ये बहुत बड़ी सौगात लोगों के लिए है। तो यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में मिशन 2024 भी है। इसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। आपको बता दें कि 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है और ये जो ट्रेनें हैं वो अलग अलग रूटों पर चलेंगी और लोगों को इससे बेहद सुविधा होगी। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान बिहार को भी एक वंदे भारत ट्रेन मिल गई है, यानी कि बिहार के लिए पहले वंदे भारत ट्रेन है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मिशन मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनका संबोधन भी होगा। संबोधन के दौरान वो क्या कुछ कहेंगे इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये 4 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का शुभारंभ यहां किया गया। अलग अलग रूटों पर ये ट्रेनें चलेंगी, ये जानकारी है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहां पर हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। 5 ट्रेनें जिसको हरी झंडी यहां दिखाई गई है, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाए, उसकी तरफ आगे की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री लगातार आपने देखा कि थोड़ी देर पहले उन्होंने तमाम वंदे भारत एक्सप्रेस से करीब 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कहीं न कहीं हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। और इन वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट की अगर हम बात करें तो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इंदौर तक वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें या जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें या धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, इन तमाम एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तौर पर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचकर कहीं न कहीं हरी झंडी दिखाई है। इससे पहले हमने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बच्चे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी के अंदर पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन बच्चों से भी बातचीत की। रेलवे के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की और करीब 30 से 35 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रहे। निश्चित रूप से भोपाल के दौरा काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और बेहद ही खास कहीं न कहीं दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान करोड़ों कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करीब जो लोकसभा सीटें हैं वहां पे किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद प्रधानमंत्री का डिजिटल तौर पे हो सके, इसको लेकर कहीं न कहीं पहले से ही वहां पे तैयारी की गई है। और करीब सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले करीब 3000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का माना जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और ऐसे में कई बड़ी सौगातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले से ही दी जाती है। अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से बूथों को मजबूत करने का प्रयास भी किया जा रहा है पीयूष, तो ये तो एक तरीके से 2024 को लेकर पूरी तरीके से रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी, यहां से शंखनाद होगा चुनाव के लिए। बिल्कुल, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर ही काम कर रही है, इस बात पर रणनीति बना रही है कि इस तरीके से न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी बल्कि देश में अलग अलग इलाकों में जो बूथ लेवल पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको और मजबूत किया जा सके, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो बीजेपी के तमाम जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से उसकी रूपरेखा वो बना सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता पहुंचाएं। और कहीं न कहीं अभी कई रणनीतियों में भारतीय जनता पार्टी दूसरी कड़ी में आपने देखा कि हाल ही में तमाम जो बैठकें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि मध्य प्रदेश दौरा है, इस दौरान तमाम जो जीत
का मूल मंत्र है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को देते हुए प्रधानमंत्री बिल्कुल, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल भी जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष, और वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आपको बता दें कि इस दौरान अब जो रणनीति है बीजेपी की वो आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि बूथ स्तर पर मजबूत करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे बूथों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनवाएंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई हैं, लोगों तक क्या कुछ सुविधाएं पहुंच रही हैं, इसका बखान यहां पर किया जाएगा। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम, और आपको बता दें कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास थी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आपको बता दें कि इस दौरान अब मिशन 2024 को लेकर पूरी तरीके से कमर यहां पर बीजेपी के द्वारा कसी जा चुकी है। किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए और जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। अब यहां पर हैट्रिक मारनी है बीजेपी को, और कई बड़े लक्ष्य जो बीजेपी लेकर चल रही है, जहां एक और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को अपने कब्जे में करना है, तो वहीं 400 से ज्यादा यहां पर लोकसभा की सीटों का भी लक्ष्य बीजेपी के द्वारा रखा गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी के द्वारा कितनी सीटें जीती जाती हैं। लेकिन यहां पर देखिए, सबसे खास बात यह है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाए, हर एक कार्यकर्ताओं की अपनी जिम्मेदारी है, वो जाएंगे, जनता तक पहुंचेंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। यही खास बात बीजेपी की हमेशा से रही है, क्योंकि एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरे चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट जाती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम उसी का हिस्सा, और यहां पर इसके जरिए कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनवाते वो नजर आएंगे। हालांकि वहां जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है जो कि 30 जून तक चलेगा। इसको देखते हुए भी कई सभाएं हैं जो कि आयोजित की गई। वहीं आगे बढ़ते हैं, हरदोई में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोकसभा में लड़ाई बड़ी है, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते जिससे हम कमजोर दिखाई दे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि मामूली चूक से हम चुनाव हार गए। वहीं गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सभी का दिल खोलकर स्वागत किया है, सीटों का बंटवारा भी दिल खोलकर ही होना चाहिए। ये नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे अमेरिका का टारगेट देखा होगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि कभी कभी सरसरी आ जाती है जीप पर। आपके यहाँ भी एक कहावत होगी। तो सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेट कह दिया। आपने सुना कि नहीं सुना? और अमेरिका आपको बाजार समझता है, अमेरिका के हवाले आप बाजार कर रहे हैं, आपको उद्योग नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं मिल रहा, आपका बाजार अमेरिका ले रहा है। और यहाँ कौन नहीं जानता है जितने नौजवान। तो खबर मैनपुरी से है, जहां किशनी क्षेत्र के गांव गोकुलपुर अरसारा में हुए सामूहिक हत्याकांड के बाद आपको बता दें कि सांसद डिंपल यादव गांव पहुंची। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उन्होंने मृतक की मां से घटना की जानकारी लेकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना भी दी है। इसके बाद उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि शनिवार को किशनी के गांव गोकुलपुर अरसारा में शिववीर यादव ने अपने 2 भाई, नवविवाहिता बहनोई और भाई के दोस्त की फरसे से काटकर हत्या कर दी थी। बाद में आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। शिववीर के हमले में पत्नी डॉली और मामी सुषमा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर डिंपल यादव ने कहा है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसके चलते लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। उनका दुख बांटने आई हूँ, और जैसा कि हमें पता चला है कि एक बहू है जो अभी जिनकी हालत बहुत गंभीर है,
तो उसके इलाज के लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लखनऊ ले जाके उसको बेहतरीन इलाज कराएं उनका, क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं, एक 3 महीने की बच्चा है और एक 3 साल की बिटिया भी है। तो पूरी कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी इस परिवार की मदद करेगी। परिवार में बात होती है, मेरा मानना है कि आपस में बातचीत करके बहुत आसानी से हल निकाला जा सकता है और इतने एक्सट्रीम स्टेप्स जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका दुख बांटने आई हूँ और जैसा कि हमें पता वहीं रामपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने जीते हुए चेयरमैन और सभासदों के साथ एक बैठक की है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। तो वहीं संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। संजय सिंह ने बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी के नाम से पुकारा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी झगड़ा कराती है, नफरत की फैक्ट्री है। मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले तो आज रामपुर आने का मकसद जो था, जो लोग हमारे चुनाव जीते थे या जो चुनाव लड़े थे, चुनाव हार भी गए थे, उन सब लोगों से आज यहाँ मुलाकात हुई। आने वाले दिनों में गांव तक, बूथ तक, वार्डों तक एक मजबूत संगठन हम लोगों को बनाना है। आज बहुत सारे पदाधिकारियों की घोषणा भी हम लोग करने जा रहे हैं। रामपुर की जनता ने रामपुर शहर की सीट, सना मामून को, और केमरी में हमारे अंसार भाई की पत्नी वहाँ से चुनाव जीती हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है आम आदमी पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार की चुनौतियाँ, खासतौर से बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली के दाम, ये आम इंसान के जेब पर एक लूट की। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश की तीनों प्रमुख पार्टियां सपा, बीएसपी और बीजेपी संगठन को जमीन पर सक्रिय कर चुकी है। कभी प्रदेश की नंबर 1 पार्टी रही बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने आज अपना वजूद बचाने की संकट है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी दागी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने वाली है। अब ये रिपोर्ट देखिए। 2024 का चुनाव, बसपा ने चला नया दांव। साफ छवि के प्रत्याशी पार लगाएंगे बसपा की नैया। निकाय चुनाव की हार का घाव बसपा की रणनीति में बदला। 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी अहम है। लगातार मिल रही चुनावी शिकस्त का आकलन करते हुए पार्टी के वोट बैंक को सहेजने के लिए पार्टी नई रणनीति पर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर भाजपा को हराने का दावा करने वाली मायावती ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। संगठन को मजबूत करने को लेकर बीएसपी में मंथन तेज हो गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में बसपा कोऑर्डिनेटर। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा दांव चल दिया है। बसपा जहां एक तरफ अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, हाथी की चाल की रफ्तार का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर भी मंथन शुरू हो गया है। लगातार हाशिए पर आ रही बसपा लोकसभा चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी। बसपा कोऑर्डिनेटर साफ छवि वाले शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं। सभी मंडल कोऑर्डिनेटर अपने अपने क्षेत्र में तेजी से जुटे हैं। सबसे ज्यादा जोर कमेटियों के गठन और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी के नेताओं को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। 2 से 3 मजबूत नामों का पैनल पार्टी नेतृत्व को सौंपा जाएगा। प्रभारियों को छोटी से छोटी बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही बसपा प्रत्याशियों को मैदान में उतरने से पहले दलित मुस्लिम समीकरण को सेट कर रही है। दरअसल इस बार का चुनाव कहीं न कहीं मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण पर होना निश्चित है। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद से ही बसपा सुप्रीमो पार्टी संगठन के नव निर्माण में लग गई है, जिसके बाद से पार्टी में संगठन स्तर पर कई बदलाव भी देखने को मिले। 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2012 में बसपा को मिले 26% वोट। 2017 में बसपा को 22% वोट मिले। मायावती जी जो तरीका अपना रही हैं राजनीति में, उस तरीके से क्या 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतने का प्रयत्न जो विपक्ष कर रहा है तमाम सारी मीटिंगों के द्वारा, तमाम सारी रणनीतिकों के द्वारा, क्या उसमें वो नुकसान का है या फायदे का है, ये बात बसपा को तय करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि मायावती जी ने जो इक्वेशन बनाए, चाहे वो 22 में हो, चाहे नगर निगम के चुनाव में हो, वो बीजेपी के फेवर वाले इक्वेशन थे। जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़ी देर कर दी। जब विधानसभा का चुनाव था तब आप लोगों ने जो अपराधी छवि के नेता थे उनको आपने टिकट दिया, माफिया छवि के नेताओं को आपने टिकट दिया। अब जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है तब आप एजेंडा तैयार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सभी दल जो भी राजनीति में हैं, वो जो भी अपराधी छवि के लोग होते हैं या माफिया छवि के लोग होते हैं, उनको ना ही टिकट दें, ना ही राजनीति में किसी भी दल से उनको चुनाव लड़ने दें, क्योंकि वो नेता आते हैं उसके बाद में पूरी राजनीति में माफियागिरी हावी हो जाती है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, जबकि खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे में अपनी रणनीति में बदलाव करके बसपा अपनी सियासत को फ्रंट लाइन पर लाने की कोशिश में है, ताकि लोकसभा चुनाव में सियासी गठजोड़ का अंक गणित साधा जा सके। फिलहाल देखना होगा कि बसपा की ये चाल कहां तक सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए गोंडा से आपको खबर बताते हैं, जहां नगर पालिका चुनाव में चाची भतीजी में ठनी रार। आपको बता दें कि दोनों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई वीडियो वॉर। कभी एक तो कभी दूसरे का वीडियो जमकर वायरल होता है और दोनों के ही वीडियो में असलों का खुला प्रदर्शन देखने को मिलता है। कुछ दिनों पहले आकांक्षा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, अब अल्पना सिंह के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में असले से खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नवाबगंज से नपा का चुनाव लड़ी चाची भतीजी। दोनों के चुनाव हारने के बाद भी खत्म नहीं हुई है इन दोनों के बीच में रंजिश। वायरल वीडियो की जांच में अब नवाबगंज पुलिस जो है वो जुट गई है। हालांकि तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो है वो अब जमकर वायरल हो रहा है। असले के साथ फायरिंग करता ये युवक, और आपको बता दें कि नवाबगंज से नपा का चुनाव ये चाची भतीजी लड़ी थी, लेकिन दोनों के चुनाव हारने के बाद भी इन दोनों के बीच की जो रंजिश है वो खत्म नहीं हुई। अब जो ये वायरल वीडियो है जो जमकर वायरल हो रही है, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां फॉल्ट सही करते समय संविदा कर्मचारी को करंट लग गया। आपको बता दें, संविदा बिजली कर्मचारी करंट लगने से झुलसा। वृंदावन कॉलोनी स्थित आकाश एनक्लेव के पास की यह घटना बताई जा रही है। मरम्मत के समय अचानक बिजली सप्लाई बहाल हुई थी, जिसके कारण कर्मचारी पुल के नीचे गिर गया था। कर्मचारी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संविदा कर्मचारी को करंट लग जाता है, जिसके चलते वो झुलस जाता है। आपको बता दें कि वृंदावन कॉलोनी स्थित आकाश एनक्लेव के पास की एक घटना है, जब मरम्मत के समय अचानक बिजली सप्लाई बहाल हुई थी, जिसके कारण कर्मचारी पुल के नीचे गिर गया था। कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की यहां मांग की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मरम्मत के समय अचानक से बिजली की सप्लाई बहाल हुई, जिसके चलते यह हादसा हो गया है। करंट लगने से संविदा कर्मचारी झुलस गया है।
और आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अब दोषियों के खिलाफ यहां कार्रवाई की मांग की। हालांकि क्या कुछ किया जाता है इस पूरे मामले को लेकर ये देखना होगा, लेकिन फॉल्ट सही करते समय संविदा कर्मचारी को करंट लगा, ये जानकारी है। करंट लगने से वो बुरी तरीके से झुलस गया है। वृंदावन कॉलोनी स्थित आकाश एनक्लेव के पास की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मरम्मत के समय अचानक से बिजली की सप्लाई जो थी वो बहाल हो गई थी, जिसके कारण कर्मचारी पुल के नीचे गिर गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया जाता है ये देखना होगा, लेकिन ये बड़ा मामला संविदा बिजली कर्मचारी करंट लगने से झुलस गया है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नीलेश, फिलहाल जो संविदा कर्मचारी झुलसा है उसकी हालत कैसी है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि फॉल्ट सही करने के लिए संविदा कर्मचारी पोल पर चढ़ा था। जिस समय वो मरम्मत कर रहा था उस समय बिजली बंद थी, लेकिन एकाएक बिजली चालू होती है और संविदा कर्मचारी को करंट लगता है और वो पोल से नीचे गिरता है, जिसके कारण वो 60% से ज्यादा झुलस जाता है। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती होने के बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है और इलाज के दौरान मौत हो जाती है। पूरा मामला वृंदावन कॉलोनी के पास का है, जहां पर इस तरीके से घटना सामने आई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब भी इस तरीके से कोई मरम्मत का काम होता है और जान गंवाने वाला हमेशा संविदा कर्मचारी पाया जाता है। हालांकि कर्मचारी परिषद की तरफ से मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी देने की बात कही जा रही है। देखना होगा इस पर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। हालांकि जो एक्सीएन है वो इस पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मरम्मत के समय बिजली बंद थी। अगर बिजली बंद थी तो एकाएक बिजली कैसे चालू हुई और संविदा कर्मचारी जो पोल पर चढ़ा हुआ था वो आके झुलस कैसे गया अगर बिजली बंद थी? तो तमाम सवाल हैं जिसकी गुत्थी सुलझानी बाकी है। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, वहीं बिजली विभाग के जो मंत्री हैं AK शर्मा, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होती है। हालांकि सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाने वाले एम देवराज, जो कि UPPCL के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से मृतक परिवार के लिए क्या कुछ संवेदनाएं रहती हैं, किस तरीके से जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होती है, जिनकी वजह से एक संविदा कर्मचारी की जान चली गई है। फिलहाल तमाम जो तथ्य हैं उनसे पर्दा उठना भी बाकी है। चलिए, कई ऐसे सवाल हैं जिस पर पर्दा उठना भी बाकी है। हालांकि क्या कुछ होता है ये देखना होगा। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो खबर आगरा से है, जहां छावनी विभाग के कर्मचारियों द्वारा सदर इलाके में अतिक्रमण के नाम से बुलडोजर से तोड़फोड़ करके अधिकारी को परेशान किया जा रहा है। सदर व्यापारियों का यह कहना है कि पिछले साल से व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। 3000 के किराए को 18,000 कर दिया गया। इसके अलावा पार्किंग के लिए अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। व्यापारियों ने यह आरोप लगाकर कहा है कि अब इन्हें अतिक्रमण लगाते हैं तो ये डिवाइडर या रोड के किनारे लगाने की परमिशन आखिरकार क्यों नहीं देते। हमारे आदरणीय CO साहब ने हमारे अध्यक्ष को, हमारी एसोसिएशन को हिदायत दी थी कि आप लोग ही हम लोगों का शॉपिंग मार्केट में बरामदे में आप लगाइए। आपने जो अध्यक्ष से पूछ के लगाइए, हम उनका पालन कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे हटाना है तो हटा देंगे। उन्होंने बोला है हमारे एसोसिएशन को कि आप लगाइए, तो लगा रहे हैं। जब हमारे आते हैं तो क्या सूचना देते हैं? नहीं, कोई सूचना नहीं देते। और जो वर्किंग डे होता है, आज संडे है, वैसे बिजनेस नहीं है, संडे को थोड़ा बिजनेस होता है। पिछले सैटरडे को भी कैंटोनमेंट बोर्ड के आदमी आए थे और उन्होंने उस साइड के लाइन के दो उनके इन्होंने कुर्सियां उठाई और जरा 10 कदम आगे जाके इन्होंने कुर्सियां उतार के दे दी, जिसका वीडियो मेरे पास है। ठीक है, आज इन्होंने इन दुकानदारों के बिना उसके, जब आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, जब उधर की नहीं उठा रहे हैं उन दुकानदारों की, तो आप इधर की कैसे उठा सकते हैं? जो तह बाजारी के नाम पर जो वसूली हो रही है, जगह जगह अतिक्रमण करवा रखे हैं सरकारी ज़मीनों पर, जो एक रसीद के नाम पर सरकारी ज़मीनें गिरवाई जा रही हैं। हमारी गली में भी जो पूरा रास्ता बंद करवा रखा है, उस पर इंजीनियर विभाग या अतिक्रमण अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।